मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यहाँ गर्मी है और लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है और वोट डालने का समय भी अब कुछ बचा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के सभी नेता और काफी दलों के वरिष्ठ नेता आपके बीच में बहुत सारी बातें और पक्ष रख चुके हैं। उसी बीच में हम सब लोग आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान साथी दीपक सैनी जी को अपना एक वोट देकर के इन्हें जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करना, यही निवेदन, यही अपनी ये चुनाव 2024 का देश का विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रास्ते पर देश को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें दिखाई दे रही हैं जो संविधान से दिए हुए अधिकारों को एक एक कर करके हमसे अधिकार छीन रहे हैं। और ये लोकसभा का चुनाव अपने आप में अलग इसलिए है कि याद कीजिए, हमने और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक बार इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था, आप जानते हो। इसलिए इस बार 2024 में ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके बीच का चुनाव है। आपने विरोधी पार्टी के लोगों की भाषा सुनी और जो सत्ता में है उनकी भाषा को पता नहीं कहां से सीख करके आए। उनकी अगर हम भाषा सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसे संविधान और जो संविधान की शपथ लेकर के बैठा है उनकी भाषा है। उनकी भाषा हमें और आपको डरा रही है, मौकों पर डराते हैं हमें और आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जितने बड़े पद में हो उसको उतना ही विलम्ब हो जाना चाहिए, तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तब हमारा संविधान से हमें लाभ पहुंचता है। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि संविधान कैसे खत्म हो जाएगा, अधिकार हमारे कैसे छिन जाएंगे। आपने हमने बहुत करीब से देखा है। 2022 के चुनाव से पहले याद होगा पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे। भैया सालों साल बैठे रहे, वो मांग कर रहे थे कि हमें एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। जो 3 काले कानून आए हैं कि हम 3 काले कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने वो समय देखा जिस समय वोट को आगे कर करके सरकार ने
ताकत लगा करके सड़कों पर कील लगवा दी, पक्की आरसीसी की बैरिकेडिंग करवा दी, दीवार बनवा दी आरसीसी की, और किसानों को दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए नहीं आने देना चाहता। जितने दिन आंदोलन चला, सर्दी में, गर्मी में, परेशानियों में, जो आंकड़े बताते हैं लगभग 1000 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें पता लगा कि किसान उनके खिलाफ खड़ा है, पूरा पंजाब हरियाणा उनके खिलाफ खड़ा है, पूरे देश का किसान खिलाफ खड़ा है। उन्होंने डर करके तीनों काले कानून वापस दे दिए और तीनों काले कानून को कहा कि अब नहीं लागू होंगे। सोचिए कभी, ये लोग तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो बताओ काले कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे? किसान भाइयों ये बताओ आप। अगर 400 जीत गए तो हमारे आपकी खेती में पैदा होने वाली चीज, जितनी भी फसलें हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले करते हैं। अभी मैं सुन रहा था, देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने भंडारण तैयार करवा दिया है, देश का सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारण किसानों के लिए, फसल के लिए तैयार करा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो सरकारी भंडारण नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के भंडारण है। वो आपकी फसल को, आपकी पैदावार को मनचाही कीमत में खरीद करके बाजार में मुनाफा कमाने के लिए भंडारण बना रहे हैं। आज फसल तैयार है, बहुत सी जगह किसान अपना गेहूं लेकर के गया, बताओ क्या एनएफसी मिल गई किसान को? ये सरकार दबाव बना रही है, ऐसे इंतजाम कर रही है कि आपको अपनी फसल की कीमत नहीं मिले। इसलिए हम इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है, अभी हमने अपना अधिकार पत्र जारी किया, जनता की मांग था, और तय किया है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, आप किसान भाइयों को एमएसपी का अधिकार दे करके हर फसल का एमएसपी दिलाने का काम ये इंडिया गठबंधन करेगा। हमें आपने जो भी पढ़ा वो यही अखबार में पढ़ा कि INDIA इंडिया होता है। जो लोग थोड़ी बहुत ABCD जानते होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, सोशल मीडिया में पढ़े होंगे, हम आपको INDIA को इंडिया पढ़ते हैं, और बीजेपी वाले बताओ क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं इंडी गठबंधन। INDIA इंडिया होता है कि इंडी होता है? तो सोचिए, जो लोग इंडिया को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंडिया के लोगों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें इस लोकसभा में कौन वोट देने जा रहा है? और तब इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में 1 लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है। बताएं बीजेपी वाले लोग जो विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, बताओ 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है कि नहीं की? जहां किसान दुखी है, नाराज है, वहीं ये सरकार हमारे नौजवानों के साथ भी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम जानते हैं कि नौजवान जब मुजफ्फरनगर आए थे, उस समय पुलिस की भर्ती का परीक्षा देकर के आए थे। मैं जहां जाता था उन 2 दिनों में हर जगह नौजवान अपनी तख्ती लेकर के खड़ा हो जाता था, कहता था कि परीक्षा कैंसिल हो, परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सोचिए आप, जो सरकार ये दावा कर रही थी क्या वो पेपर लीक नहीं हो सकता है? हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं पुलिस की भर्ती का। ऐसा इंतजाम किया है कि इंतजाम में कोई भी नकल नहीं कर पाएगा और सुरक्षित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 दिन कराई और पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ पुलिस की भर्ती का?
युवा कहे आज का पेपर लीक हुआ और ये पुलिस भर्ती का पहला पेपर लीक था। जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, डिग्री हासिल करे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में जा रहे होंगे वो जानते होंगे एक एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। जितनी भी परीक्षा हुई है सरकार की, सब में पेपर लीक हो गया। यहाँ भी मुख्यमंत्री आए होंगे, देश के प्रधानमंत्री आए होंगे आज रात। क्या बताओ पेपर लीक के बारे में उन्होंने कुछ कहा? क्या पेपर लीक के लिए उन्होंने नौजवानों को कोई नौकरी की सलाह दी कि नौकरी मिलेगी उन्हें? कोई भी सलाह नहीं दी। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि पेपर लीक हो रहे हैं। और कैसी सरकार जो लीक हो रहे उसमें लीक कराने वाले बीजेपी के लोग, परीक्षा कराने वाले बीजेपी के लोग हैं। और ये पेपर जानबूझ करके लीक करा रहे हैं क्योंकि ये नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक इसलिए कराया जा रहा है जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। ये लीक वाले इस बार नौजवान तैयार हैं और हमें तो ये लगता है कि इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे, इन्हें पूरी तरीके से निपटाने का काम करेंगे। और हमने तो गणित बताया है छात्र नौजवानों वाला, और आप लोग भी गणित समझ लीजिए। अगर 7 लाख बच्चों की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं तो अगर 7 लाख नौजवान उनके घर परिवार के केवल माता पिता को हम जोड़ लें, 3 लोगों को गिनने अगर हम 60 लाख का गुणा हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। वो यही 1 करोड़ 80 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में है, जिसका परिवार प्रभावित हुआ है केवल परीक्षाओं के पेपर लीक से, और 80 लोकसभा में भाग दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है? जब 80 में 80 हार रही है तो बताओ कहां से 400 पार हो रही है? ये 400 पार नहीं, इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इन्हें 400 सीटें हराने का काम करेगा। ये 400 हारने जा रहे हैं। और फिर ये सरकार, इनके नेता आपने देखा होगा अपना भाषण शुरू करते हैं, भारत माता की जय हो। हम भी भारत माता की जय हो। कोई इस देश का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो देश के प्रेम में रखा हो, देश को मजबूत नहीं बनाना चाहता हो, अपनी सीमाओं को सुरक्षित न रखना चाहता हो। लेकिन सोचिए यही सरकार जिसने एक फैसले से फौज की भर्ती को, जो पूरे जीवन हमारा नौजवान नौकरी करता था, वर्दी पहनकर के सम्मान पाता था, इस सरकार ने फैसला दिया और हमारी फौज की नौकरी को अगली लीड में बदल दिया। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं ये इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये व्यवस्था खत्म होगी। और कभी कभी ये आगे बढ़ने वाले ये सोचते हैं, कुछ हमें डराते हैं हम लोगों को। किसी को पता था? बताओ किसी को पता था कि फौज की भर्ती 4 साल की हो जाएगी? हमारी ये पुलिस वाले बताए जो सुरक्षा में लगे थे 7 लाख बच्चों की भर्ती कराने के लिए, ये सब ड्यूटी तक थे।
पेपर लीक हो जाएगा। ये सरकार ने पेपर लीक किया और सरकार ने पेपर लीक कराया है। ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं इसलिए पेपर लीक कराया है। और फिर बताओ चंदा वसूला गया, ऐसा चंदा कितने वसूला? हम और आप लोग कितने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल में कभी ऐसा चंदा नहीं वसूला होगा जैसा बीजेपी ने वसूल दिया। सोचिए जो कंपनी मुनाफा ही नहीं कमा रही है, जिन कंपनियों का मुनाफा कम है, टर्नओवर कम है, वो अपने मुनाफे से 4 गुना ज्यादा बीजेपी के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। कोई सोच सकता है कि 1000 करोड़ चंदा दिया जाता हो? क्या आप क्या कल्पना कर सकते हो कि 1000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हो चंदे के? किसी से 500 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 200 करोड़। और ये बीजेपी वाले घूम घूम करके कह रहे थे कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। बताओ वैक्सीन वालों से उन्होंने पैसे वसूल लिए थे? आपने सबने वैक्सीन लगवा ली होगी, तब तो हमारे जैसे हो आप। बताओ चंदा वसूला इन्होंने कि नहीं वसूला? और ये जो आज महंगाई दिखाई दे रही है आपको, ये जो बाजारों में सामान लेने जा रहे हो, दवाइयाँ लेने जा रहे हो, ये आपकी महंगाई इसलिए भी कि इन्होंने चंदा वसूला है। जिन कंपनियों से चंदा वसूला इन्होंने, वही कंपनियां मनमानी मुनाफा कमा रही हैं। और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई है। 10 साल के अगर तुलना करोगे महंगाई कहाँ पहुंचा देगा? बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और कई मानकों में हम तो दुनिया के दूसरे देशों में बहुत पीछे हैं। यही सरकार कहती थी कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ रुपया कहाँ पहुंच गया? आपके पड़ोसी देशों से भी नीचे रुपया पहुंच गया। और बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई? आसमान छू रही बेरोजगारी। जो सरकार भ्रष्टाचार में न जाने क्या क्या काले धन पर लोगों को कह रही थी। जब मैं पिछले चुनाव में आया था, नोटबंदी के समय पर समाजवादी सरकार थी, उस समय मैंने बहुत बार कहा आप लोगों से, जनता से भी कहा कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, लेन देन काला सफेद होता है। आज जितना लेन देन बीजेपी की सरकार में हो रहा होगा कभी उसका प्रदेश में नहीं देखा। और कोई विभाग नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार में पड़ गया हो। और भ्रष्टाचार इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे पुलिस के लोग बहुत समझदार लोग हैं। 100 नंबर व्यवस्था दी थी मैंने लोगों को, जिससे समय पर पहुंच जाए पुलिस और मदद करे गरीब की, किसान की। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, उसका नंबर बदल दिया। अभी तक तो ये जनता से वसूल लेते थे, ये वसूलते इतने आजाद हो गए कि अब पुलिस से वसूल लेंगे पैसा। सोचिए हमारे मुख्यमंत्री जी की पुलिस कैसी बन गई कि पुलिस से पैसा वसूल रही है। और जब वो पुलिस का अधिकारी नहीं दे पाया पैसा, जब वो पैसा नहीं दे पाया तो बताओ उसने गोली मार ली कि नहीं मार ली? गोली मार ली उनको। ये जो बीजेपी वाले मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी कहानी पढ़ाते थे, गीली वाली कहानी। अभी बनारस में हम लोगों ने देखा
था। देश के जो प्रधान सांसद हैं उनकी लोकसभा में एक चौराहे पर इसी तरह हमारे खाकी वर्दी के सब इंस्पेक्टर ने किसी बीजेपी वाले को रोक लिया। तो जो बीजेपी वाले ने क्या किया था, वो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, बीजेपी के नेताओं ने उस खाकी पहने हुए सब इंस्पेक्टर की धुलाई कर दी। और ऐसी धुलाई किट मार करके धुलाई कर दी। इतने ही लाखे लाखे मारी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पुलिस को अपमानित किया है, आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन्हें कौन बचा रहा है? उनके साथ कौन खड़ा है? ये बीजेपी वाले खड़े हैं। बीजेपी वालों को पूरी आजादी है कुछ भी करने। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हमारे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। केवल हमारे आपके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े विधायक जो चुन करके गए उन्हें भी लालच दे करके अपनी तरफ खींच लिया। पता नहीं कौन सा पैकेज मिला है विधायकों को और दलों को, वो हम नहीं समझ पा रहे। ये जमाना पैकेज का है। पता नहीं विधायकों को कौन सा पैकेज दे दिया गया जिससे हमें छोड़ के चले गए। आपने अपने वोट से जिताया, बताओ आपने अपने वोट से जिताया था कि नहीं? वो हमें धोखा नहीं देके गए, आपको धोखा देके गए हैं और आपके साथ साथ हमें भी धोखा दे गए। जाने कौन सा पैकेज मिला, जाने कौन सा पैकेज मिल गया। हम तो 17 जन जानते न सदन के खिलाड़ी रहे हैं, इसको नहीं लगे। लेकिन बीजेपी के घोड़े की ढाई चाल से वो दल कहां चला गया? एक बोतल भरी पड़ी ढाई घर की ढाई चाल से बताओ दल कहां चला गया? हाँ, इनसे डर करके हम लोगों ने उन्हें जिताया। आज पैकेज पा करके उन्हीं के साथ खड़े हो। इसलिए कट जाके सर हमारे आपके भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी उसका भी चुनाव है। ये 400 लोकसभा जीत करके पता नहीं कौन सा संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं। उस संविधान में जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया और उस संविधान के तहत हमें आपको अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को ये छीन रही है। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके साथ कोई चला है उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये अपनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं उनको खत्म कर करके अपने लिए इस्तेमाल कर करके लोगों पर दबाव बना रहे हैं। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनके माध्यम से दबाव बना रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। जबकि कोई भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि संस्था कमजोर नहीं हो, संस्था और मजबूत हो। यहाँ से कहना चाहता हूँ जितनी संस्थाएं मजबूत होगी उतना ही हमारा आपका संविधान और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोकतंत्र से लेकर के संविधान से लेकर के संस्थाओं के साथ और ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ये सत्ता से नहीं हटे तो हमारे आपके सब अधिकार हमें आपको ये सरकार से कुछ नहीं दे रहे हैं। ना अस्पतालों में दवाई मिल रही, इलाज मिल रहा है, न हमारे किसान को पैदावार की सही कीमत मिल पा रही है, न हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल पा रहा है, न ही हमारे मुसलमान भाई सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। ये सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ के पास लोकतंत्र में यही रास्ता है कि अपने वोट के अधिकार से इनको हम लोग हटाने का काम है। बताओ वोट से इनको हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इतनी झूठ और झूठ किसी ने नहीं बोला
लगा करके उन्हें जेल भेजना पड़ता है। ये 400 पार वाले घबराए हुए हैं, ये उसी पहलवान की तरह घबराए हुए हैं। जब मैदान में कुश्ती हारने लगता है तो पहलवान न जाने क्या क्या करने लगता है, इसलिए आप सबसे हम अपील करने आए हैं, ये हमारे पश्चिम की जो हवा चल रही है, जो इस इलाके से हवा चल करके जा रही है, ये परिवर्तन की हवा चल रही है। और इसलिए परिवर्तन की हवा चल रही है क्योंकि इस बार पीडीए के लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनके पास परिवार है तो हमारे आपके पास पीडीए परिवार है, पीडीए परिवार है। और पीडीए परिवार इतना बड़ा है कि अगर वोट डालने का पीडीए परिवार मिलकर के तो दीपक सैनी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। लेकिन इस बार तो पूरा उत्तर प्रदेश जान गया, तो सब जान गए कि मुजफ्फरनगर की समाजवादी पार्टी जीत रही है, कैराना भी जीत रही है समाजवादी पार्टी। आपके आगे चले जाओ, नगीना से लेकर के और मेरठ में उससे चरण में वोट पड़ने जा रहा है। बात तक समाजवादी पार्टी जीत रही है। और जो लोग हमारे साथ रुपया बन गए थे वो घोड़े की 2.5 चाल से किधर गिरे जाकर किसी को नहीं पता। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए, निवेदन करने आए कि हमारे दीपक सैनी जी नौजवान साथी हैं, इनकी मदद करना, आप लोग सहयोग करना है, एक वोट इनको दिलाने का काम करना, इनकी मदद करोगे आप सब लोग। संविधान की मदद होगी, बचाने का काम होगा। और इस बार तो प्रधान जी सही आने जा रहे हैं, ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं क्योंकि यूपी के लोग जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो बहुत धूमधाम से विदाई करते हैं। जो लोग 14 में आए थे 14 में चले जाएंगे। Malik Sam.